नेपाल में जेएनजी रिवॉल्यूशन के बाद सुशीला कार्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। सुशीला कार्की ये इंटरिम जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं वो बना दी गई हैं। और इन्होंने घोषणा किया है कि मतलब प्रेसिडेंट के साथ मिलकर इन्होंने घोषणा किया है कि ये मार्च 2026 तक नेपाल में संसदीय चुनाव करा देंगी वहाँ पे। सुशीला कार्की जो है नेपाल की पहली चीफ जस्टिस थी, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, महिला चीफ जस्टिस, पहली महिला चीफ जस्टिस और पहली महिला पीएम भी बनी है, पहली महिला पीएम। ये जो तीनों ट्रेडिशनल पार्टी जैसे एक केपी शर्मा ओली की पार्टी थी और पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी थी और शेर बहादुर देउबा की पार्टी थी। ये ट्रेडिशनल पार्टी से हटकर हैं, मतलब इनका इन पार्टी से कोई संबंध नहीं था, इवन चीफ जस्टिस से रिटायर होने के बाद भी। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 26 सितंबर को अभी नेपाल सरकार ने जो शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी, केपी शर्मा ओली की सरकार थी, वो 4 सितंबर को एक डिसीजन लेती है। 4 सितंबर को केपी शर्मा ओली की सरकार 4 सितंबर को एक डिसीजन लेती है कि ये डिसीजन ये था कि 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको बैन करने का निर्णय है। ये बैन हो गए। इसका इन्होंने हवाला ये दिया था कि ये जो रजिस्ट्रेशन नॉर्म थे उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन नॉर्म को ये 26 सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म थे ये फुलफ़िल नहीं कर रहे थे रजिस्ट्रेशन नॉर्म को। अब इसी को लेकर जो जेनजी जो जनरेशन जेड के लोग हैं या यूथ हैं, जनरेशन जेड के लोग या यूथ, इन्होंने 8 सितंबर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। 8 सितंबर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। तो इसमें इस वायलेंट प्रोटेस्ट में कई जो सरकारी भवन थे, नेपाल सरकार के सरकारी भवन, इवन जो हाउसेस थे गवर्नमेंट के, वो भी जला दिए गए। और 34 लोग, मतलब जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई है कि 34 लोग डेथ हुई 34 लोगों की, और 1000 से अधिक लोग ये घायल हुए, हॉस्पिटलाइज हैं। तो जो केपी शर्मा ओली थे, केपी शर्मा ओली ने तो रिजाइन दे दिया। उसी के बाद से ये सुशीला कार्की को इंटरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है। केपी शर्मा ओली की जो पार्टी थी CPN UML थी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPN UML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये उनकी पार्टी थी। तो उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। अब सुशीला कार्की ने आते ही जो वहाँ की संसद थी उसको डिजॉल्व कर दिया, डिजोल्यूशन के लिए उनको रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को, और वो डिजॉल्व हो गई। तो अब ये जो जेनजी रिवॉल्यूशन ये पहले भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, उससे बिल्कुल अलग था। पहले रिवॉल्यूशन से तो पहला जन आंदोलन फर्स्ट में नेपाल में पंचायत सिस्टम था, उसको ख़त्म करने के लिए 1990 में हुआ था, 1990 में। तो जन आंदोलन फर्स्ट जो था नेपाल में ये जन आंदोलन जो फर्स्ट था वो एक तरीके वाज एम्ड इंडिंग द पंचायत सिस्टम टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब पंचायत सिस्टम को एंड करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश करने के लिए था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश करने के लिए था जन आंदोलन फर्स्ट। और 1990 में 1990 में हुआ था ये। 1990 मतलब शुरुआत हुई थी इसकी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि स्टेट का जो हेड होगा वो तो किंग ही होगा, लेकिन उसके पास बहुत लिमिटेड पावर होगी। ये संविधान के दायरे में ही उसकी पावर रहेगी, संविधान के दायरे में।
दायरे में उसकी पावर होगी। और जो ये जो पहला जन आंदोलन फर्स्ट 1990 और जन आंदोलन 2 2006, ये एब्सोल्यूट मोनार्की को मतलब राजशाही को ख़त्म करने के लिए ये था। ये जो जन आंदोलन 2 था, उसको जन आंदोलन जो 2 था, ये इसका उद्देश्य था एब्सोल्यूट मोनार्की को, जो राजशाही थी, इसको ख़त्म करने के लिए था ये। और जो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी इसको साथ जो जन आंदोलन 2 था, इसको साथ यूनाइट मतलब जो राजनीतिक दल थे उसको मिलकर ये चला रहे थे। ये भी जन आंदोलन पहला भी पॉलिटिकल पार्टी ने ही लीड किया था। तो ये पहला आंदोलन जन आंदोलन 1 1990 और जन आंदोलन 2, इसको दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने ही लीड किया था। लेकिन जो जेनजी आंदोलन है, जनरेशन जेड के आंदोलन है, ये रिवॉल्यूशन है, इसको लोगों ने ही, जो वहाँ के यूथ ने ही इसको आगे बढ़ाया। अब जेनजी का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जिनका जन्म 1995 के बाद हुआ हो, 1995 के बाद और 2005 के पहले, और मतलब कि इनकी अपब्रिंगिंग सोशल मीडिया के दौर में हुई हो, और ये इंटरनेट सोशल मीडिया से आदी हो चुके हैं। मतलब ये हुआ कि ये वीडियो कॉल सोशल मैसेजिंग, ये सब इनके लिए मतलब यूज टू हो। ये कोई भी काम कर रहे हो लेकिन इस पे रिप्लाई कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, या मतलब इनके लिए एक तरीके से बिल्कुल कंफर्ट जोन में जा चुके हैं इसके साथ ही। ये जेनजी है, इन्होंने चलाया है ये जेनजी पूरा मूवमेंट। और इसका उद्देश्य ये था कि जो ट्रेडिशनल पार्टी हैं, जैसे शेर बहादुर देवबा की पार्टी, इवन पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी, जो 3 लोग थे, 3 राजनीतिक दल थे जो म्यूजिकल चेयर खेलते हैं बार बार 2015 के बाद। तो 2015 के बाद से इन्हीं 3 पार्टियों में से, इन्हीं 3 लोगों में से ये प्रधानमंत्री बनते थे, पुष्प कमल दहल प्रचंड या शेर बहादुर देवबा या केपी शर्मा ओली। तो इनकी डिमांड भी यही थी। इनकी डिमांड ये थी कि ये पॉलिटिकल क्लास को चैलेंज कर रहे थे और जो पार्लियामेंट है वहाँ की, उसको डिसॉल्व करने की बात कर रहे थे। और ये कह रहे थे कि जो इन 3 लोगों के अलावा कोई दूसरी लीडरशिप हो अभी, क्योंकि 2015 में सितंबर 2015 में नेपाल में संविधान को अपनाया गया था। और जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रोग्रेसिव होने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोग्रेसिव होने के बाद भी वहाँ पे बेरोज़गारी या इकॉनमी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। इकॉनमी एक तरह से कोलैप्स करने लगी, बेरोज़गारी की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब ये जो यूथ थे उन्होंने सोशल मीडिया को एक तरीके से ये देखा, मतलब जो सामान्यतः जो बिजनेस है उस काम में तो इस तरह के मीडिया या व्यापार वगैरह के लिए यूज होता ही था, मतलब डेली रूटीन में तो यूज होता ही था। लेकिन ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया वहाँ का या हर जगह का सोशल मीडिया एक तरीके से असहमति को प्रकट करने के लिए भी था, और अब ये अगर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो गए तो यूथ को ये लगा कि मतलब एक तो नॉर्मल इंटरटेनमेंट, और दूसरा कि सरकार ये चाह रही है कि हमारी जो असहमति की आवाज़ थी उसको दबा दे रही सरकार। इसीलिए ये पूरा का पूरा 8 सितंबर से जो जेनजी रिवॉल्यूशन या जेनजी मूवमेंट धीरे धीरे मोबिलाइज हुआ और वायलेंट हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि क्या जो वायलेंट हुआ है, जो ये जेनजी मूवमेंट, कि क्या इसको मोनार्की फिर से तो सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जो वहाँ के राजा हैं पहले के राजा ज्ञानेंद्र, उनके मतलब ऐसे कई रैली में इस तरह के वायलेंस देखे गए हैं। ज्ञानेंद्र के जो वहाँ के किंग थे पहले, उनके रैली में इस तरह के वायलेंस देखेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के मोनार्की मतलब फिर से सत्ता में आने के लिए
फिर से सत्ता में आने के लिए जो वहाँ के वायलेंस है उसको सपोर्ट कर दे रही है। यूथ जो वहाँ का जेनजी जो रिवोल्यूशन को जो लोग लीड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने कुछ वायलेंस नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे बाहरी तत्व आ गए जिन्होंने वायलेंस को प्रमोट कर दिया। तो ये भी एक पक्ष है कि हो सकता है कि मोनार्की को वापस लाने के लिए या उसके जो समर्थक हैं प्रो मोनार्की एक्टिविस्ट, उनके कारण ये पूरा मतलब वायलेंस हुआ हो। अब ये क्योंकि वहाँ की जो संसद थी वो भंग कर दी गई है, तो वहाँ के इस जब संसद को भंग कर दी गई है तो उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि संविधान के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार ये संसद भंग नहीं की गई है, क्योंकि संसद भंग करने के आर्टिकल 66 का क्लॉज 2, 66 क्लॉज 2 और 76 दो आर्टिकल हैं जो ये बताते हैं कि किस स्थिति में वहाँ की संसद भंग की जा सकती है। मतलब जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट ना हो सके तब संसद भंग की जा सकती है। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन आर्टिकल्स के जो संविधान के खिलाफ जाकर ये संसद मतलब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने संसद को भंग कर दिया। तो इस पर कई पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा रही हैं, जैसे CPN UML जो ये KP शर्मा ओली की पार्टी है, CPN माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर, ये सब, नेपाल बार एसोसिएशन ने भी ये सवाल उठाया है कि ये जो आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है संसद का भंग होना। तो सुशीला कार्की के समक्ष मतलब एक ये चैलेंज भी है कि नेपाल में 2026 में, मार्च 2026 में अगर ये पीसफुल मतलब सत्ता हस्तांतरण या इलेक्शन नहीं हुए तो ये नेपाल को मतलब एक तरीके से पीछे ही ले जाएगा वहाँ की डेमोक्रेसी को। इसमें एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत चर्चा में था, हामी नेपाल 2015 में जब वहाँ पे 2015 में जब अर्थक्वेक आया था तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ये संगठन बना था। इसके जो फाउंडर हैं वो है 36 साल के हैं वो, सुदन गुरुंग। तो इन्होंने इस मूवमेंट में, उनके वीडियो भी कई देखेंगे, इस मूवमेंट में लीडरशिप की भूमिका निभाई। और कोविड-19 में भी हामी नेपाल जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका रोल देखा गया। कोविड-19 में हामी नेपाल का जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नेपाल के लिए चैलेंज है कि कैसे वहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से या पीसफुल तरीके से चुनाव, मार्च 2026 में चुनाव होगा। ये पूरा आर्टिकल था जेनजी रिवॉल्यूशन के बारे में। ये इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा या इंडिया कैसे देख रहा है सबको, इसको किसी और वीडियो में देखेंगे।